बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आता है। इसमें हम इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं, व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन में हमारा अध्याय 16 है, जिसमें हम शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और उसके परिचय के बारे में हम जान रहे हैं। हम शब्दकोश के बारे में जान रहे हैं कि शब्दकोश में शब्दों को किस तरह व्यवस्थित रखा जाता है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चंद्रिका की कहानी पढ़ी। किस तरह चंद्रिका एक काल्पनिक उपन्यास को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसके जो उपन्यास के बीच में एक शब्द आ गया था विदिग्ध, जिसका अर्थ उसे समझ में नहीं आया और उसने आगे उपन्यास को पढ़ना जारी नहीं रखा और वो ये सोचती रही जब तक मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता चल जाता मैं उपन्यास को आगे नहीं पढ़ूंगी। और वो एक काल्पनिक दुनिया में चली गई। उस काल्पनिक दुनिया में वो चंद्रिका नामक, मतलब उसका स्वयं का नाम भी चंद्रिका है, लेकिन चंद्रिका नामक एक परी के साथ शब्दकोश के लोक की जो सैर कर रही है उसको अपन यहाँ देख रहे हैं शब्दकोश के माध्यम से। बच्चों, हम व्यंजन तक पहुँच चुके हैं कि व्यंजनों का जो राजमार्ग था उसमें व्यंजनों को किस तरह व्यवस्थित रखा जाता है। हमने ये पढ़ा संयुक्त अक्षर। आज हम संयुक्त अक्षर को अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। और इसके अलावा हमने स्वरों के बारे में पढ़ा। आज हम व्यंजन किस तरह शब्दकोश में व्यवस्थित रहते हैं, ये जो चंद्रिका शब्द परी है वो चंद्रिका नामक बच्ची को दिखलाएंगी। तो बच्चों, आप आगे चलते हैं। अब देखो, शब्द परी ने समझाया हमें व्यंजनों में आवश्यकता अनुसार मात्राएं भी लगानी होती है। देखो, मैंने आपको बताया व्यंजन होते हैं जो का से ज्ञ तक के होते हैं, है ना। ये बिना मात्रा के होते हैं। क्या होते हैं? बिना मात्रा के। इनमें मात्राएं कौन देते हैं? स्वर देते हैं। कौन देते हैं? स्वर देते हैं, जो कि अंग से लेकर के और कहाँ तक होते हैं? अ तक होते हैं। ये होते हैं जो इनको मात्राएं देते हैं। कौन? स्वर होते हैं जो व्यंजनों को मात्राएं देते हैं और उससे एक शब्द तैयार होता है। क्या तैयार होता है? शब्द तैयार होता है। ये दोनों वर्ण है, ये स्वर भी वर्ण है और ये व्यंजन है, ये भी वर्ण है। ये मिलकर के वर्णमाला तैयार करते हैं। और जब व्यंजनों को स्वर अपनी मात्राएं दे देते हैं तो वो शब्दों के रूप में तैयार हो जाता है, यानी एक अक्षर होता है और अक्षर मिलकर के शब्द बन जाते हैं। तो देखो, शब्द परी ने समझाया हमें व्यंजनों में आवश्यकता के अनुसार मात्राएं भी लगानी होती है, वरना हम किसी भी स्वर में यदि किसी भी व्यंजन में स्वर की मात्रा यदि नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा? वो व्यंजन क्या होगा? वो वर्ण ही बना रहेगा, वो अक्षर से शब्द नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना होता है। यानी बात क्या चल रही थी कि जो व्यंजन है उनके ये खंड है और इन खंडों को हम उपखंडों में बांटेंगे। तो जो चंद्रिका थी उसने शब्द परी से पूछा खंडों को उपखंडों में किस प्रकार बांटेंगे। जैसे शब्द परी ने समझाया, आपके यहाँ एक शहर होता है, शहर में तहसील होती है, तहसील में वार्ड होते हैं, फिर उसमें कॉलोनियाँ होती हैं, कॉलोनियों में गलियाँ होती हैं। उसी तरह हम यहाँ जो स्वर व्यंजन नामक जो खंड है उनको हम उपखंडों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बच्चों? देखो, मैं आपको यहाँ एक बार सरल सही तरीके से बताती हूँ। जैसे का नाम का शब्द है और क में अब अपन ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मतलब आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद आएगा का। क्या आएगा? का नाम के शब्द आएंगे, फिर छोटी की नाम के शब्द आएंगे और फिर बड़ी की के आएंगे। इस तरह करके आगे ये बारकड़ी चलेगी। लेकिन का के बाद क्या आएगा? अब का के बाद या तो का आएगा या ए शब्द आएगा। क्या आएगा? ए शब्द। जो सबसे पहला शब्द आप अंग्रेजी की डिक्शनरी देखते हो ना, कि हम जैसे किसी भी मतलब कि कोई स्पेलिंग लिखते हैं किसी भी वर्ड की, तो पहले हम क्या करेंगे? डबल ए, फिर उसके बाद में क्या आएगा? बी आएगा और उसके बाद में फिर इस तरह नीचे करके सी डी ई ऐसे करके चलते रहते हैं। यानी शब्दकोश है वो क्या है? व्यवस्थित रूप से चलते हैं। उसी प्रकार जहाँ जो शब्द परी है वो ये कह रही है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हम व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटते हैं। अब देखो, क खंड की बात लो, हम इसके सामने से अभी गुजर रहे हैं। किसके सामने से गुजर रहे हैं? क खंड के सामने से। देखो, पहला उपखंड क है। क्या है? पहला उपखंड क है। इस उपखंड में का से शुरू होने वाले शब्दों के भवन है। यानी पहला उपखंड क्या है? या ये कह रहे हैं स्वरों के उपखंड है, जिसमें पहला उपखंड क है और क नाम के जो क से शुरू होने वाले शब्द है उनके भवन है। पहले कंग, जो हिंदी का शब्दकोश आता है उसमें सबसे पहले अंग। इसमें का में किसकी मात्रा लग गई? इस अंग की। किसकी लग गई? इस अंग की मात्रा लग गई। तो सबसे पहले कंग और कंग के बाद फिर का उपखंड, फिर का उपखंड इत्यादि एक एक करके आते चले जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? कंग उपखंड। हिंदी शब्दकोश में हम जो ए आई लिखते हैं ना, ए आई पूरा लिखने के बाद हम लिखते हैं अंग
और आहा ये लिखते हैं, लेकिन जब हिंदी शब्दकोश चलता है तो वो यहाँ से शुरू होता है अंग, और अंग के बाद ए आ ये शुरू होते हैं। उसी तरह जब क उपखंड आ गया तो सबसे पहले कौन सा उपखंड लगेगा, कंग, और कंग के बाद क उपखंड, का उपखंड इत्यादि एक एक करके आते चले जाएंगे। फिर ये हमारा शब्दकोश तैयार होता हुआ चला जाएगा। रथ आगे बढ़ रहा था, क खंड के विभिन्न उपखंड एक एक करके गुजरने लगे। अब कंग सबसे पहले क्या आया, देख लो, कंग आया है। कंग में ऊपर बिंदी लगी हुई है, फिर का, फिर छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई और को उपखंडों से गुजरते हुए रथ कऊ उपखंड तक पहुंच चुका है। लास्ट का कौन सा होता है, कऊ, औ या कऊ। तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल और उठा। अब चंद्रिका कुछ और भी पूछना चाह रही है, जो देखो, मेरी हमनाम जी, उसने शब्द परी से कहा, विभिन्न मात्राओं से नामित उपखंड तो नजर आए, मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं जहाँ दो व्यंजन मिलकर के संयुक्ताक्षर बनाते हैं। वो संयुक्ताक्षर वाली बात पीछे रह गई थी, तो मैंने आपको कहा था ना आगे पढ़ाएंगे, तो उसी पर अब देख लो। अब वो चंद्रिका है जो शब्द परी से कह रही है, चलो क्या उपखंड तो नजर आ गया मुझे, क्या वाले तो विभिन्न मात्रा मारे, मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहाँ हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। कौन कौन से शब्द हैं, क्षय, श्रेय, त्रय, तो इनके बारे में वो जानना चाहती है कि ये सारे शब्द अब कहाँ आएंगे। अभी हम का उपखंड का नज़ारा देख रहे हैं, मगर क्यारी, क्रंदन, क्रीड़ा इत्यादि शब्द तो नजर ही नहीं आ रहे। अब चंद्रिका कह रही है, भाई कै में कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे शब्द पूरे जो एक कै प्लस ए मिलके जो का बना है उससे मिले हो। कई कई खाली का जिसमें ए नहीं है, जिसमें स्वर नहीं है, जो पहला शब्द है इसमें स्वर का है, आधा क है, और क्रय इसमें कै में रे मिला हुआ है, इस कै में रे मिला हुआ है, इत्यादि शब्द तो मुझे नजर ही नहीं आ रही। यानी चंद्रिका कह रही है आप तो खाली कै का की वाले शब्द बता रहे हो, या ना तो मुझे आधे शब्द बता रहे हो, ना मुझे आधे शब्द में जो दूसरे शब्द जुड़े हुए हैं उनके बारे में बता रहे हो। जैसे क्यारी है, क्रंदन है, कीड़ा है, इत्यादि शब्द तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। अब देखो शब्द परी क्या कहती है। शब्द परी बोली, यह तुमने अच्छा सवाल उठाया, हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम है। देखो शब्दकोश में इसके भी निश्चित नियम है। पहले तो जैसे मान लो हम का क्या उपखंडी देखते हैं तो कंग से और कऊ तक के आ जाएंगे, फिर उसके बाद में अभी क उपखंड खत्म नहीं हुआ है। अब कै जो आधा कै, देखो बच्चों, जो ये कै शब्द होता है ना, ये का प्लस ऐसे मिलके बना होता है ना। तो अब ये जो आधा कै है इससे बनने वाले शब्द, खाली आधा कैसे बनने वाले शब्द, क्या, क्यारी, ये वाले, और इस आधे कै में मिलने वाले शब्द कौन कौन से शब्द मिलेंगे, जैसे रे मिलेगा या त्रय मिलेगा, तय मिलेगा, कौन कौन से शब्द मिलेंगे, उससे बनने वाले संयुक्ताक्षर शब्द, उनका जो उपखंड आएगा वो किसके बाद आएगा, कऊ के बाद में आएगा। तो शब्द परी क्या कह रही है, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम है। अब कै खंड की ही बात लो, का उपखंड से चलते चलते हम कऊ उपखंड तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद संयुक्ताक्षर का उपखंड शुरू होगा। संयुक्ताक्षर मतलब एक आधा कै, यानी एक आधे दो अक्षर जो होते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं। दो अक्षरों से मिलकर के जो एक अक्षर बनता है वो संयुक्ताक्षर होता है। तो का से मिलने वाले संयुक्ताक्षर देखो आप। अब देखो बच्चों, यहाँ जो शब्द परी है वो संयुक्ताक्षर का उपखंड शुरू करा रही है, लेकिन मैं अब आपको बीच में शब्दकोश के बारे में कुछ बताऊंगी कि संयुक्ताक्षर कैसे शुरू होते हैं। तो यहाँ जो ये ध्यान देने योग्य बातें, इनको ध्यान से सुनना। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है। शब्दकोश क्या होते हैं, शब्दों का खजाना होता है। इसमें एक भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है। इस बात को देखो, भाषा भाषी समुदाय में एक भाषा भाषी, शब्दकोश शब्दों का खजाना है। इसमें एक भाषा भाषी यानी एक ही भाषा भाषी वाले, जैसे का वाले, खा वाले, गा वाले, घा वाले, कै वाले का एक परिवार है, खे वाले का एक परिवार है, गे वाले का एक परिवार है। इस तरीके भाषा भाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, यानी इकट्ठा करके इनको किसमें जमाया जाता है, शब्दकोश में जमाया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत और लिंग, शब्द रूप एवं विभिन्न संबंध परक अर्थों के बारे में जानकारी दी जाती है। जो शब्दकोश होते हैं उसमें शब्दों की उत्पत्ति, यानी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्द को उत्पत्ति करने वाले स्रोत कौन से, लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, शब्द का रूप कौन सा है, आपने संस्कृत में रूप पढ़े होंगे कक्षा 10 तक, तो इस शब्द का रूप कौन सा है, विभिन्न संदर्भ परक यानी इनका क्या अर्थ निकल रहा है, इन अर्थों के बारे में शब्दकोश में जानकारी दी जाती है। हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। देखो आपने ज़्यादा करके हिंदी शब्दकोश बच्चे कम देखते हैं, इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है उसको देखते हैं। उस इंग्लिश में आपने देखा है बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, A B C D, है ना तो मात्राएं होती है,
मात्राएं नहीं होती है। इसको यदि हम हिंदी में देखें तो आ बा सा दा, है ना, ये जो फोनिक शब्द है ये होते हैं। तो इनमें क्या है, मात्राएं नहीं होती है, इसलिए जो इंग्लिश का शब्दकोश है वो देखना बहुत सरल होता है, लेकिन हिंदी का शब्दकोश देखना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि उसमें तो अलग अलग मात्राएं आती है और इसमें क्या है, संयुक्ताक्षर नहीं होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में संयुक्ताक्षर भी होते हैं। तो यहाँ ये बताया गया है शब्द रूप एवं विभिन्न संदर्भ परक अर्थों के बारे में शब्दकोश में जानकारी दी जाती है। साथ ही हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है। हिंदी वर्णमाला क्या है, आ अनार से लेकर के ज्ञ ज्ञानी तक की स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू वर्णमाला। परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। यानी कि हम जब हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो हम आ से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं, आ से सीख करके ज्ञ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस शब्दकोश को, हिंदी शब्दकोश जो तैयार किया गया है वो अंग से शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है, अंग से। और अंग से बनने वाले, इससे बनने वाले जितने भी जो व्यंजन हैं उनको, जैसे कंग से, खंग से, इनसे हम इनके उपखंड शुरू करते हैं। तो समझ में आ गया। परंतु अंग से प्रारंभ होने वाले शब्द सबसे पहले दिए जाते हैं। और बात देखो, यद्यपि हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन सबसे अंत में आते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन है, जैसे श संयुक्त व्यंजन है, त्र, ये क्या है, ये सबसे अंत में आते हैं स्वरों में। उसमें व्यंजनों में जब अपन व्यंजन बोलते हैं, काका का गणा, चाचा जाना, टाटा डाडाना, ताथा दादाना, य र ल व, श स, तीन तरीके के श, शंकर वाला श, षटकोण वाला से और सरस्वती वाला से, तीन से है। तीनों को बोलने का हमारा जो लहजा है वो भी अलग होता है। श ये होते हैं। फिर हा आने के बाद छत्रज्ञ, कौन कौन से आते हैं, छत्रज्ञ और एक ये ज्ञ से ज्ञानी, ये तीनों संयुक्ताक्षर हमारे वर्णमाला में सबसे अंत में आते हैं। परंतु शब्दकोश में उन्हें उस क्रम में रखा जाता है जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं। जैसे क प्लस छ, जय प्लस अणे गे, तय प्लस रे त्र, श प्लस रे श्रे। अब देखो, आप इस बात को अच्छे से समझ गए। वर्णमाला में तो ये सबसे लास्ट में आते हैं तीनों, लेकिन शब्दकोश में इन्हें पहले क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जिन व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, जो पहला व्यंजन आ रहा है उस व्यंजनों से मिलकर बने हैं, वहाँ इनको उन व्यंजनों के साथ में रखा जाता है। जैसे क प्लस श, जो ये छ क्षत्रिय है, इसको हम क वाले व्यंजन में रखेंगे। किस में रखेंगे, क वाले व्यंजन में। ज्ञ ज्ञानी है, इसको हम जय वाले व्यंजन में रखेंगे। और त्र है, इसको हम तय वाले व्यंजन में रखेंगे। और श्र है, इसको हम श वाले व्यंजन में रखेंगे। इनके लिए कोई अलग से पीछे से व्यंजन नहीं शुरू होते हैं, या अलग से जो पीछे ये व्यंजन आते हैं, मतलब संयुक्त अक्षर पीछे आते हैं तो इनको अलग से दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपनी अपनी वर्णमाला यानी अपने अपने व्यंजन के उपखंड में ही आते हैं। यदि हमको छ के बारे में, छ से संबंधित कोई हमारा क्या आता है, कोई मान लो शब्द आता है, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या होते हैं, तो वो हमको कहाँ देखना पड़ेगा, क वाले उपखंड में। कहाँ देखना पड़ेगा, क उपखंड में। ज्ञानी का यदि हमको अर्थ जानना है तो हम जय वाले उपखंड में जाएंगे। और त्रिशूल का अर्थ जानना है हमको तो हम तय वाले उपखंड में जाएंगे। और श्रवण का अर्थ यदि हमें जानना है तो हम श वाले उपखंड में जाएंगे। यानी कि जिन स्वरों व्यंजनों से मिलकर के ये जो संयुक्ताक्षर बनते हैं, ये उन्हीं उन्हीं उपखंडों में जाएंगे, यानी उन्हीं उन्हीं व्यंजनों के उपखंड में जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हमको क्ष के बारे में जानना है, हम क में जाएंगे। ज्ञ के बारे में जानना है, हम जय उपखंड में जाएंगे। त्र के बारे में जानना है, हम तय उपखंड में जाएंगे। श्रय के बारे में जानना है, हम श उपखंड में जाएंगे। तो ये ध्यान देने की बात है कि जिन व्यंजनों से ये मिलकर बने हुए हैं। अब आपको संयुक्ताक्षर भी समझ में आ गए यहाँ पर कि क्ष किससे मिलके बना है, ज्ञ किससे मिलकर बना है, त्र किससे मिलके बना है और श्रय किससे मिलके बना है। तो यहाँ आपको दो चीज समझ में आई है, एक तो संयुक्त अक्षर किससे मिलकर बने हैं, कौन कौन से स्वरों से और मिलकर के बने हैं। दूसरा ये भी समझ में आ गया कि ये हम यदि हम शब्दकोश में इनको ढूंढने जाएंगे तो ये हमको कौन कौन से उपखंड में प्राप्त होंगे। स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाली सभी स्वरों के बाद में रखे जाते हैं। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। अब ये इनसे अलग बात है। क्या इनसे अलग बात है ये कि स्वर रहित व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसमें स्वर नहीं होता है। क्या शब्द है, स्वर नहीं होता, यानी स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले उस व्यंजन में इस्तेमाल होने वाली सभी स्वरों के बाद में रखे जाएंगे। जैसे ये क्या है, क्या शब्द है, क्या है, क्या में क्या है, जो ये आधा क्या है, इसमें स्वर नहीं है ना, ये आधा क्या है, व्यंजन है। जब हम आधा क्या को हम हलंत लगा के भी लिखते हैं, है ना,
कै प्लस ए लिखते हैं तो ये पूरा कै बन जाता है। क्या बन जाता है? पूरा कै। और यदि हम इस ए को हटा देते हैं तो ये आधा कै बन जाता है। और ये या है, जो या में क्या है? ये प्लस आ, यानी कि व्यंजन प्लस स्वर। तो ये क्या बन गया? या। क्या बन गया? या। तो ये कहना चाहता है कि जितने भी स्वर रहित व्यंजन है वो क्या करेंगे? स्वरों के बाद में रखे जाएंगे। कहाँ रखे जाएंगे? स्वरों के बाद में। जैसे क्या शब्द कौस्तुभ के बाद ही आएगा। क्यों? क्योंकि कौस्तुभ में क्या है? कौस्तुभ में क्या है? को में ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? औ की। मान लो हम शब्दकोश में चल रहे हैं और हमको क्या शब्द ढूंढना है, तो पहले क्या आएंगे? पहले सारे औ की मात्रा के शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? औ की मात्रा जब समाप्त हो जाएगी, औ की मात्रा के शब्द। जैसे कौस्तुभ, ये उदाहरण दे रखा है। कौस्तुभ जो शब्द है, इस तरीके के औ की मात्रा के जब शब्द खत्म हो जाएंगे तब हमको ये आधे व्यंजन के शब्द मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे क्या, क्यारी, ये कब शुरू होंगे? जब औ के शब्द समाप्त हो जाएंगे। जब औ के शब्द समाप्त हो जाएंगे तो हमको आधे ये शब्द मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे देखो, शब्द परी ने सच ही कहा था। कौ उपखंड के तुरंत बाद का उपखंड शुरू हो जाएगा। का मतलब बिना स्वर का व्यंजन शुरू हो जाएगा। क्या, क्यारी, क्यों जैसे शब्द आने लगे। अब शब्द परी के साथ साथ चंद्रिका आगे चल रही है तो वो कह रही है कि शब्द परी ने बिल्कुल सही कहा था। पहले कंग से लेकर के और कहाँ तक? कऊ तक के शब्द आएंगे, है ना। और उसके बाद में क्या होगा? बिना स्वर के जो शब्द हैं, जो आधे शब्द हैं बिना स्वर के, वो आने शुरू हो जाएंगे। तो देख लो, मैं बिल्कुल यही देख रही हूँ, उसी तरीके का उपखंड यहाँ शुरू हो गया। क्या, क्यारी, क्यों जैसे शब्द आने लगे। अब शब्द परी बोल पड़ी, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि क्षय, त्रय और श्रय जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ ही आते हैं। किस में आते हैं? इन्हीं वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। जैसे पहला जैसे क्षय बताया था, क्षय बताया था इसने, तो ये किसके साथ आएगा? कै प्लस श। किसके साथ आएगा? कै प्लस श के। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। त्रय जो तय प्लस रह में आएगा, श्रय जो शय प्लस रह में। तो जब इनके व्यंजन आएंगे ना, शुरू होंगे, तब ये शब्द आएंगे। तो यह शब्द परी कह रही है, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था कि क्षय, त्रय और श्रय जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ ही आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। शब्द परी समझाने की मुद्रा में बोली, देखो अब क्षय का ही उदाहरण लो। यह का और शय के योग से मिलकर बना है। क्षय किससे मिलकर बना है? कै प्लस क्षय के योग से मिलकर के बना है। संयुक्ताक्षर है। इस संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर यानी प्रथमाक्षर क्या है? कै। प्रथमाक्षर क्या है? कै है। अतः यह इसी उपखंड में आगे जाकर आएगा। क्या आएगा? उपखंड में। अब आप यदि शब्दकोश देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा, कै वाले शब्द देख रहे हो, कंग से कऊ तक, और उसके तत्पश्चात आपको मिलेंगे ये वाले संयुक्ताक्षर, और उसके पश्चात आपको मिलेंगे स्वर रहित जो व्यंजन है। आगे वाला जो व्यंजन स्वर रहित है, ये आपको आपके शब्दकोश की एक सीरीज है या श्रेणी है। कंग से कऊ तक, फिर 6 संयुक्ताक्षर, और फिर उसके बाद में जो आधे अक्षर शुरू हो जाते हैं, जो मतलब कि बिना स्वर के होते हैं। तो ये आपको इस तरह का उपखंड में मिलेंगे। इसी तरह आपको ख उपखंड, ग उपखंड, घ उपखंड, इनके आपको शब्द मिलते चले जाएंगे। रथ की यात्रा जारी थी। चंद्रिका ने ध्यान दिया कि का प्रथमाक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक एक करके सामने से गुजर रहे थे। मतलब वो देख रही थी कैसे शुरू होने वाले शब्द है, क्या, का, की, कू, के, गई, को, कऊ, जितने भी शब्द हैं वो सब सामने से गुजर रहे हैं। क्रम वर्णमाला का ही था। हाँ, वे 2 नियम भी लागू हो रहे थे जो शब्द परी ने शुरू में बताए थे। का और य से मिलकर बने संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों का और र से बने संयुक्ताक्षर क्रय से शुरू होने वाले शब्दों के भवन में आ गए। हमने देखो कै प्लस क्षय पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब ये क्या पढ़ रही है? आगे चलती रही और देखती रही कि देखो कै वाले शब्द आ रहे हैं, और वो दोनों नियम भी लागू हो रहे हैं जो शब्द परी ने अभी बताए हैं। एक तो कंग वाला नियम है, एक संयुक्ताक्षर वाला नियम है, और एक स्वर रहित जो व्यंजन है आधा कै है, वो नियम भी लागू हो रहा है। जो शब्द परी ने शुरू में बताए, का और य से मिलकर जो संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों अब कै और रै से बनने वाले, कै और रै से मिलकर के जो 2 शब्द बनते हैं। बच्चों, ये जो रैप शब्द होते हैं अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, यहाँ हम इतना ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अब कै और रै से बने जो संयुक्त अक्षर है उसको हम जानेंगे। का और रै से मिलकर जो शब्द बनता है तो ये रै उतर करके यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? यहाँ। तो दोनों कै और रै से बने संयुक्त अक्षर क्रय, अब क्या हो गया? ये क्रा।
क में रह मिल गया, क्रय से बनने वाले शब्दों के भवन में आए। क्रंदन और क्रंदित के बाद क्रय का नंबर आया और क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन आए। फिर क्रा, क्री इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते हैं। वो तो मात्राओं के हिसाब से आए, पहले क्रंदन आया, क्रंदित आया, उसके बाद क्रय का नंबर आया क्रंदन और क्रंदित के बाद। क्यों? क्योंकि पहले अंग वाले शब्द आएंगे। आपको बताया ना, शब्दकोश में सबसे पहले जो अंग वाले शब्द है ऊपर बिंदी वाले वो आएंगे। तो सबसे पहले कै में रह की मात्रा लगी, क्रंदन आ गया, फिर उसके बाद क्रंदित आ गया। यहाँ ये खत्म हो गए, अब कै वाले शब्द आएंगे। कौन से आएंगे? कै वाले शब्द जिनमें क्रय लगेगा। जैसे क्रय से हम लगा सकते हैं, जैसे इसने बनाया क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन आए। फिर क्रा से भी हम कोई शब्द बना सकते हैं। छोटी क्री से जो बनने वाले शब्द है, बड़ी क्री से बड़े क्रू, क्रू, बड़ा क्रू, क्रे, क्रई, क्रो, क्रौ, इस तरीके से बनने वाले शब्दों के भवन आते चले गए। मतलब अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम ये इस तरीके के जो शब्द होते हैं, यानी आपको स्वरों के समझ में आ गए, कुछ भी हो, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ भी उपखंड शुरू होंगे वहाँ सबसे पहले अंग वाले शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? अंग वाले शब्द आएंगे। फिर उसके बाद पूरे का से लेकर कऊ तक के शब्द आएंगे। फिर उसके बाद में क्या आएंगे? संयुक्त अक्षर आएंगे, जो शब्द से शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो सा का, हा, खा, जिससे भी शुरू हो रहे हैं। और उसके बाद में स्वर रहित व्यंजन आएंगे। ये हमारा एक शब्दकोश का नियम है। तो देखो अब आगे, क्रय के बाद क्ले एवं क्वे से शुरू होने वाले शब्द आए। फिर शुरू हुआ क्षय से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवनों का सिलसिला। यहाँ इस लोक के नियमों के अनुसार ही था, चूंकि छ संयुक्ताक्षर क और श से मिलकर बना है, अतः इसे क और व से मिलकर बने क्व संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ही आना था। देखो बच्चों, क्या कि ये जो छ शब्द है ये किस किस से मिलकर बना है? क और श से मिलकर बना है, अतः इसे क और व दोनों से मिलकर बने जो क्व संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आना पड़ेगा। क्व क्यों है? क्यों? ये स्वर रहित व्यंजन है। क्या है? क्व स्वर रहित व्यंजन है, इसलिए इसके बाद में हमारे संयुक्ताक्षर शब्द जो क से शुरू होते हैं वो आएंगे। अब आप देखो, चंद्रिका खुश होकर बोली, अब बात मेरी समझ में आ गई। इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि त्रय है जो संयुक्त अक्षर तय और रे से वर्णों से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के भवन तय खंड में नियमानुसार निर्धारित स्थलों पर आएंगे। अब ये जो त्रय शब्द है ये क में तो नहीं आएगा, ये तय और रे से मिलकर के बना है। तो चंद्रिका शब्द परी से कह रही है, अब मेरे अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये जो त्रय शब्द है ये तय और रे से मिलकर के बना है, इसलिए जब तय वाला उपखंड आएगा तो उसी में ही क्या आएगा? त्रय संयुक्ताक्षर उसमें आएगा अपने निर्धारित स्थल पर। अब आगे देखो, शब्द परी प्रशंसा के भाव से मुस्काई। हाँ बिल्कुल ठीक, गै संयुक्ताक्षर जय और अणय वर्णों के संयोग से बना है। जो गै से ज्ञानी है वो किससे मिलकर के बना है? जा प्लस अणय। ये अपन चैचा जजने वाली जो अपन वर्ण लिखते हैं उसमें अणय वाला अणय खाली आता है, एक ये वाला अणय खाली आता है कै वाले में, फिर चैचा जजने वाले में, फिर टैठा डडने वाले में, फिर तैथा दधने, है ना। तो ये वाले ये जो अणय खाली है अंग है ये आते चले जाते हैं। तो ये जय प्लस अंग जो बनता है ये वर्णों के संयोग से बना, अतः इससे प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन जय खंड में अपने आप निर्धारित स्थान पर आएंगे। कहाँ आएंगे? जय वाला जो उपखंड आएगा उसमें आएंगे। अब श्रेय, जो श्रेय संयुक्ताक्षर है जिससे अपन श्री शुरू करते हैं, श्री, श्रीमती, श्रीमान, जो भी अपन लिखते हैं, ये संयुक्ताक्षर श और रे वर्ण से मिलकर बना है, अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों के निवास स्थल क्या है? इसका निवास स्थल श, शंकर वाला इस खंड में आएगा। जहाँ हम श्रेय ढूंढना चाहेंगे तो हमको कहाँ मिलेगा? वो श वाले उपखंड में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह इसी से मिलकर के बना है। किस किस से? श और रे से मिलकर के श्रेय बना है। तो अगर हमको श्रेय से संबंधित कोई भी शब्द ढूंढना है तो हमको इस उपखंड में जाना होगा। आगे देखो, रथ चलता जा रहा था, थोड़ी देर में च खंड आ गया। क्या आ गया? च खंड आ गया। इस लोक के नियमों के हिसाब से पहले च उपखंड आया। चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी। शब्द परी बोली, लो तुम्हारा उपखंड तो आ गया, तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में ही होगा। बिल्कुल ठीक, थोड़ी ही देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर भी आने वाला है, शब्द परी चंद्रिका बोली। अब च उपखंड आया तो च उपखंड के हिसाब से पहले क्या आएगा? च, चा, पहले चंग आएगा, उसके बाद में चे आएगा और फिर उसके बाद में आएगा चा, छोटी ची, बड़ी ची, छोटा चू, बड़ा चू, चे, चई।
और ये आ गया चो और चौ। चंद्रिका कहाँ आएगी इसमें, ढूंढना पड़ेगा हमको चंद्रिका का कहाँ से आएगा। च है तो सही, आएगी तो चंद्रिका, ये तो चंग वाले आए हैं पहले, च में आएगी। चंद्रिका कहाँ आएगी, पहले जो सबसे पहले च आएगा उसमें आएगी। तो अब शब्दपरी ने उससे कहा तुम्हारा उपखंड तो आ गया, तुम्हारा घर इसी उपखंड में होगा, यानी पहले चंग आके चला गया, उसके बाद में जब च उपखंड आया तो इसमें चंद्रिका का घर आएगा। बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर में इस राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है, शब्दपरी ने चंद्रिका से कहा। च उपखंड में निवास करने वाले शब्दों के भवन एक एक करके आते जा रहे थे। पहले उन शब्दों के भवन थे जिनका दूसरा वर्ण का से शुरू होता था, यानी यहाँ भी नियम वही था जो पहले वर्ण के लिए था। आप अंग्रेजी की डिक्शनरी देख रहे हो ना, देखनी आती है ना आपको। तो चंद्रिका का नाम क्या था, चंद्रिका। क्या नाम था, चंद्रिका। अब आप देखो चंद्रिका का नंबर कितना पीछे आएगा, च वाले उपखंड में। जहां आधा न आ रहा होगा, जहाँ आधा नहीं आ रहा होगा, यानी च के बाद में पहले क्या आया होगा, का आया होगा, फिर कैसे संबंधित का आया होगा, फिर छोटी की आई होगी, ये सब आए होंगे। फिर च के बाद में ख वाले अक्षर आए होंगे, ग वाले, घ गण। फिर जब ये न वाला अक्षर आया होगा, इसका भी जब न वाले अक्षर का भी जब स्वर रहित व्यंजन आया होगा, ये स्वर रहित व्यंजन बाद में स्वर लगाया इसमें छोटी नी का, यानी आधा ने आया होगा, और इसके ऊपर से जब स्वर लगा होगा तब चंद्रिका का नाम च वाले उपखंड में आया होगा। तो यानी चंद्रिका का नाम च उपखंड तो आ गया, लेकिन च उपखंड में आने में भी उसको बहुत समय लगा होगा। तो पहले उन शब्दों के भवन थे जिनका दूसरा वर्ण कैसे शुरू होता था, यानी यहाँ भी नियम वही था जो पहले वर्ण के लिए था। यानी हम लिख करके नहीं समझा सकते, लेकिन आप सबको समझ में आना चाहिए। जैसे कि च उपखंड आया, च के बाद में कौन से नाम वाले शब्द आएंगे, जिनके पीछे का आएगा, फिर के आएगा, फिर का आएगा, फिर छोटी की, फिर बड़ी की। इस तरह आप बच्चों जब हम शब्दकोश को देखने लगते हैं तो ऊपर जो एक छोटी सी हेडिंग दी हुई होती है उससे हमको पता चल जाता है कि इस वाले पेज पे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, और शब्दकोश को देखना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही नियम था जो पहले वर्ण के लिए था। धीरे धीरे उन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा वर्ण द था। क्या था, द तक पहुंच गए, जैसे चंदन, चंदेल इत्यादि। और शब्दों के बाद द और र के संयुक्ताक्षर द्र का नंबर आया, जैसे अपन ने वहां क्रय पढ़ा था, क्रमशः पढ़ा था, ये आया। और इस क्रम का पहला शब्द चंद्र था। क्या था, चंद्र था। फिर नियमानुसार इन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा वर्ण द्रा था, यानी आ की मात्रा वाले शब्द आए। चंद्रान, जैसे चंद्रा, चंद्रायण, चंद्रायण इत्यादि शब्दों के। फिर द्रि की बारी आई। किसकी बारी आई, द्रि की, चंद्रिका के नाम की। उसके आते ही नियमानुसार पहले चंद्रिका भुज और फिर चंद्रिका का भवन आ गया। पहले क्या आया, चंद्रिका भुज और फिर चंद्रिका का भवन आ गया। भवन के बाहर चंद्रिका की पट्टिका को देखकर चंद्रिका का खुशी से उछलना स्वाभाविक था, यानी चंद्रिका बहुत खुशी कि अब मेरे नाम का उपखंड आ गया है। रथ अब तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह खंड आ गया। कौन सा खंड आ गया, वह जिसकी खोज में चंद्रिका आई थी, वो वह खंड आ गया। इस खंड के उपखंड एक एक करके गुजरने लगे। वी उपखंड के आते ही वह पहले वंग आया होगा, फिर वे आया होगा, फिर वाह आया होगा, और फिर छोटी वी। ये वाला जब उपखंड आया, वी उपखंड के आते ही चंद्रिका का उतावलापन बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि वो जिस उपन्यास को पढ़ रही थी उसमें वो विदिग्ध शब्द आ गया, उसी का तो अर्थ वो जानना चाहती थी। इस लोक के नियमों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार थोड़ी देर में विदग्ध शब्द का भवन भी आ गया, जिस शब्द को वो जानना चाहती थी। अब आगे चलो, देखो। शब्द परी ने रथ रोका। दोनों रथ से उतरकर भवन के दरवाजे पर पहुंचे और वहां विदिग्ध की पट्टिका लगी हुई थी। किसकी, विदिग्ध नाम की पट्टिका लगी हुई थी, और इस पट्टिका के नीचे संगमरमर की एक और बड़ी पट्टिका थी। जिज्ञासावश, यानी उत्सुकता से चंद्रिका पट्टिका के सामने रुक गई और लिखी इबारत को पढ़ने लगी। यानी कि इबारत का मतलब विदग्ध के जो नाम था, विदग्ध जो उसकी घर की पट्टिका लगी हुई थी विदग्ध की, उसके नाम के नीचे उसके जो अर्थ लिखे हुए थे, चंद्रिका जो इबारत लिखी हुई थी उसको पढ़ने लगी कि भाई विदग्ध क्या चीज है। विदग्ध यानी वी और सा, वी का मतलब क्या है और इस स का मतलब क्या है, इसे हम देखेंगे आगे। नागर, अब पहले हम विदिग्ध का अर्थ देख लें, फिर हम वी क्या है, विशेषण है, और ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले देख लेते हैं वी क्या, विदिग्ध का अर्थ है नागर, निपुण, पंडित, रसिक, रसज्ञ, जला हुआ, जठराग्नि से पका हुआ, पचा हुआ, नष्ट, गला हुआ, जो जला या पचा न हो, सुंदर, भद्रतापूर्ण, पुल्लिंग, चतुर या धूर्त आदमी, रसिक, एक घास। देखो अब विदिग्ध के अर्थ देख लो। अब जो वो पढ़ रही है, जिस उपन्यास को चंद्रिका पढ़ रही थी, उनमें से पढ़ते पढ़ते उस जो मतलब
एक वाक्य है, उस वाक्य में कौन सा अर्थ यहाँ लगेगा, तो एक ही अर्थ से तो पता नहीं चलता। अब चंद्रिका को पता चल जाएगा कि उसके उपन्यास में यहाँ कौन सा विदिग्ध का कौन सा अर्थ आएगा। तो बच्चों, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो ये बहुत सारे अर्थ विदिग्ध के हैं जो चंद्रिका ने यहाँ विदिग्ध के नाम की जो पट्टी थी उसके नीचे लिखे हुए पढ़े। अपन भी जब शब्दकोश में कोई भी देखते हैं, कोई भी जब शब्द देखते हैं, तो उस शब्द के क्या होते हैं, हमको बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत सारे अर्थ मिलते हैं, और हम उस अर्थ को काम में लेते हैं जो अर्थ क्या है, हमारे उस वाक्य से क्या हो रहा, मेल खा रहा हो या हमारे उस वाक्य में जुड़ रहा हो। तो इसी तरह विदिग्ध के इतने सारे अर्थ देखे, यानी जो विदिग्ध क्या है, एक विशेषण है। नागर, निपुण, पंडित, रसिक, रसज्ञ, जला हुआ, जठराग्नि से पका हुआ, पचा हुआ, नष्ट, गला हुआ, जो जला या पचा न हो, सुंदर हो, जो विदिग्ध का सुंदर भी हो रहा है और जला हुआ भी हो रहा है, भद्रतापूर्ण हो, पुल्लिंग यानी चतुर या धूर्त आदमी हो, और रसिक हो, और एक घास का नाम भी विदिग्ध होता है। शब्द परी बोली, इस लोक में हर भवन के बाहर यह संगमरमर की पट्टिका होती है जिस पर शब्द का परिचय होता है। यह जरूरी है कि शब्द से मिलने और मित्रता करने के पहले तुम उसके बारे में पहले से ही जान लो। यानी शब्द के जो अर्थ है वो उस पट्टिका पर लिखे होते हैं। ये तो कल्पना लोक की दुनिया है, मैं शब्दकोश के हिसाब से बता रही हूँ। जिस तरह यहाँ शब्द लिखा रहता है और फिर उसके बाद में शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं, वो सारे अर्थ यहाँ लिखे रहते हैं। जो हमारे वाक्य से जो अर्थ मिल रहा है, हम उससे मित्रता करके हमारे वाक्य में उसको जोड़ देते हैं। वही बात शब्द परी यहाँ कह रही है कि जिस पर शब्द का परिचय होता है, जो पट्टिका है उस पर शब्द का परिचय होता है, तो यह जरूरी है कि शब्द से मिलने, भाई शब्द से हम मिलने आए हैं और शब्द का क्या अर्थ है उससे मित्रता करने से पहले तुम उसके बारे में यानी उसके अर्थ के बारे में जान लो। चंद्रिका ने कहा, शब्द परी, तुमने शब्द के अर्थ को लेकर तो मेरी समस्या सुलझा दी, यानी इतने सारे विदिग्ध के अर्थ बता दिए तो ये समस्या तो मेरी सुलझ गई। पर मैं देख रही हूँ कि विदिग्ध शब्द के कई अर्थ दिए हुए हैं। किसी लेखन में जहाँ जैसा संदर्भ होगा वहाँ वैसा ही अर्थ लागू होगा, मगर एक बात समझ में नहीं आई। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गई उसको, चंद्रिका को, कि किसी लेखन में जहाँ जैसा संदर्भ होगा, भाई जौन सा अर्थ जहाँ फिट बैठेगा वैसा ही अर्थ वहाँ लागू हो जाएगा। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आई। अब देखो फिर चंद्रिका के क्या नहीं समझ में आया, वह क्या, संगमरमर की पट्टिका पर कुछ संकेताक्षर भी लिखे हैं, उनके अर्थ क्या हैं? जो मैंने आपको बताया वी और स जो लिखे हुए हैं। तो शब्द परी बोली, वी का अर्थ यह है कि विदिग्ध एक विशेषण है। विशेषण आप सभी जानते हो, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, यानी जो किसी चीज की विशेषता बतलाता हो। और पूछे यहाँ अभिप्राय है कि यह शब्द है जो पुल्लिंग है। क्या है? यह शब्द पुल्लिंग है। विदिग्ध जो शब्द है वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग और से यहाँ मतलब निकलता है कि विदिग्ध संस्कृत का शब्द है। हमने वी और स दो देखे थे और नीचे एक पुल्लिंग शब्द भी आया था लिखा हुआ। तो जो ये तीन शब्द है, वी से अर्थ है, ये विशेषण है यानी एडजेक्टिव है। विदिग्ध है जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है, या किसी भी कोई वाक्य हो उसकी भी जिसमें आ जाता है, ये उसकी विशेषता बतलाता है। और पूछे यहाँ अर्थ यह है कि ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। शब्द में लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो होते हैं, तो ये पुल्लिंग है। और से जो ये मतलब निकलता है कि विदिग्ध शब्द हिंदी से ना हुआ, ये सीधा का सीधा संस्कृत से आकर के हिंदी में बैठ गया है। देखो बच्चों, हिंदी में जितने भी शब्द हैं अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं, लेकिन कुछ शब्द देवनागरी लिपि में भी बने हैं, नए शब्द उनकी भी उत्पत्ति हुई है, लेकिन अधिकतर शब्द यहाँ संस्कृत से आए हैं। हिंदी में जो कई शब्द हैं वो अरबी, उर्दू और फारसी भाषा के भी हैं। तो ये जो शब्द है विदिग्ध, ये संस्कृत का एक शब्द है। चंद्रिका विदिग्ध के बारे में पूरी तरह से जान चुकी थी और उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। अब चंद्रिका क्या चाह रही थी कि मैं तुरंत किससे मिल लूं, विदिग्ध से मिल लूं। शब्द परी ने द्वार की घंटी बजाई और दरवाजा खुलने पर एक सुदर्शन व्यक्ति सामने दिखाई पड़ा। यही विदिग्ध था। ये सारी कल्पना लोक की दुनिया है। वो कल्पना लोक में थी कौन, चंद्रिका। तो जैसे ही दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही सुदर्शन व्यक्ति उसको सामने दिखाई पड़ा। यह विदिग्ध था। अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए वह उन्हें घर के अंदर ले गया। कहाँ ले गया? वह उन्हें अपने घर के अंदर ले गया। यानी कि जैसे ही बैल बजाई शब्द परी और चंद्रिका ने विदिग्ध के घर की, तो एक दरवाजा खुला और एक सुदर्शन मतलब बहुत सुंदर नौजवान सा व्यक्ति बाहर आया और वह अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गया। अब उसने अपने घर के अंदर ले जा करके दोनों मेहमानों को क्या अपने बारे में बताया, उन्हें क्या उपहार दिए और किस तरीके की बातें अपने बारे में बताई, शब्दों के बारे में क्या बताया, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, ये जो कक्षा आज की थी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपने उपखंडों के बारे में जाना, संयुक्त अक्षर के बारे में जाना,
स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में जाना, शब्द वर्णों और व्यंजनों के बारे में जाना, स्वर रहित व्यंजनों के बारे में भी आपने जाना, संयुक्त अक्षर के बारे में जाना। तो आप ये जो आज का पढ़ाया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझने का प्रयास करो। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।